सीखेंगे अच्छे से। तो नॉर्मली परिभाषा तो सबको पता है कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं। तो देखो, इसमें पदार्थ की अवस्था स्टार्ट में बताया था, स्टार्टिंग में बताया था पदार्थ की अवस्था। तो नॉर्मली क्या होता है, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस होता है। यही है ना। पानी जरा मतलब एक लीटर से कम कर दीजिए लेफ्ट साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट और एक अवस्था क्या है आपका ठोस, एक आपका क्या है द्रव और एक क्या है गैस। ये नॉर्मली आप तीन अवस्थाएं तो जानते हैं, मगर वास्तव में जो द्रव की अवस्था है यानी द्रव नहीं, द्रव्य और द्रव्य की कितने हैं, तीन अवस्थाएं नॉर्मली आपको 9th में पढ़ना है, ठोस द्रव और गैस। मगर होती कितनी है, देखो पदार्थ की जो अवस्था है, पदार्थ की अवस्था वो अभी तक तो लगभग 11 अवस्थाएं मिल चुकी हैं। कितनी अवस्थाएं, 11 अवस्थाएं मिल चुकी हैं। 9 मिली हुई थी, तो अभी रैंडमली मिली हुई है अभी हाल ही में। तो टोटल 11 अवस्थाएं हैं। क्या आपको 11 अवस्था पढ़ना है? नहीं, आपको बस क्या समझना है, ठोस द्रव और गैस। कुछ पब्लिकेशन में क्या दिया है, दो अवस्था का और नाम दे दिया, एक प्लाज्मा और एक ठोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो उनका नाम सुन लेना, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेना। अगर एग्जाम में क्या आएगा आपने, ठोस द्रव और गैस किया। तो पदार्थ की अवस्था कुल कितनी है, 11 अवस्था है। उनका नाम लिखना मैं यहाँ से समझता हूँ। 11 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, 9 पहले थी, 2 और खोली हुई करेंट में, हाल में आज की डेट में कितनी अवस्था है, 11। मगर उनमें से जो आपको पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है ठोस, एक क्या पढ़ना है द्रव, एक क्या पढ़ना है गैस। थोड़ा सा आपको जानकारी लेना है प्लाज्मा, क्या लेना है प्लाज्मा। और एक आपका है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है, कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। एनसीईआरटी में 3 ही दिया है, बीच बीच में आप देखेंगे तो नहीं, वो ब्रैकेट बना करके लिखा रहता है, तो उसमें बताया है कि 2 अवस्थाएं हो गई। एनसीईआरटी में दिया है, कितनी अवस्थाएं हो गई, 5। ठीक, अब बात आता है कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, प्लाज्मा किसे कहते हैं, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये कौन सी अवस्था है। ठीक है, ठोस अब नॉर्मली आप इसे समझने का, जैसे हिंदी में आप समझते हैं तो अ नहीं है, आकार आकृति आयतन, 3 अ पे आप चर्चा करेंगे। कितने पर, 3 अ पे, यानी शेप साइज और वॉल्यूम। इंग्लिश में क्या कहते हैं, शेप साइज और वॉल्यूम कहते हैं, मगर ऐसे हिंदी में आप कैसे याद करेंगे, 3 अ के बारे में हमें चर्चा करना है। 3 अ का मतलब क्या हुआ, आकार, देखो मैं बना देना, 3 अ का मतलब क्या हुआ इसका, एक आकार, एक क्या है आकृति, और एक इसका क्या है आयतन। तो आकार, आकृति और एक क्या है आयतन। अब मुझे ठोस पे भी आकार आकृति और आयतन की बात करना है, फिर किस पे, द्रव के आकार आकृति और आयतन की बात करना है, फिर किसके, गैस के आकार आकृति और आयतन की बात करना है, फिर प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को हम लोग समझेंगे किसी भी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से उसके बारे में बता देंगे। 3 पढ़ो जो आपके सिलेबस में, आकृति, आकार और आयतन। पहले बताओ आकृति, आकार और आयतन क्या होता है। हाँ, क्या आकृति आकार एक ही चीज है? अगर एक ही चीज है तो क्यों लिखा जाता है 2 बार? एक ही चीज को 2 बार क्यों लिखा जाएगा? सिर्फ आकार और आयतन बोला जाता है, आकार आकृति और आयतन क्यों बोल रहे हैं? पहले आप बताओ ना, आप शब्दों आप बोल देते हो बड़े आसानी से, आकार आकृति आयतन निश्चित है, और आपको आकार आकृति आयतन पता ही नहीं है मगर आप बोल दिए। तुम बताओ, और बताओ, तुम्हें समझाया था, बताओ।
देखिए आकृति का मतलब क्या हुआ, बनावट। जैसे हम क्या हैं, ठोस हैं कि द्रव है कि गैस है? बाहर से सब ठोस ही है, हमारे अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाती हैं, ठोस द्रव और गैस फॉर्म में। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ हमारे अंदर पाए जाते हैं। ठोस हड्डियाँ हो गई, द्रव क्या हो गए, मान लीजिए ब्लड हो गया, और गैस के फॉर्म में क्या हो गया, हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। हमारे अंदर तीनों पदार्थ पाए जाते हैं, मगर नॉर्मली हम हैं क्या, बाहर से देखने में ठोस ही या अर्ध ठोस कर लो, जो भी कर लो, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत आने पर आकृति वगैरह बदल जाती है। मगर क्या होता है, देखो आकृति का मतलब हुआ बनावट। अब बनावट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर की आकृति है कि नहीं, ठीक है। अब सेम टू सेम इसी आकृति का मैं छोटा सा मार्कर लेता हूँ, यानी दोनों की आकृति सेम है, मगर आकार इसका क्या है, बड़ा, और उसका क्या है, छोटा है। समझना? आकृति मतलब क्या होता है, बनावट, और आकार मतलब बड़ा और छोटा। जैसे मेरा घर है, ये क्या जैसा घर है, इसी आकृति का एक दूसरा घर बनेगा, बड़ा नहीं हो सकता है, या मेरे घर से छोटा नहीं हो सकता है, बनावट सेम टू सेम रहेगा। जैसे ताजमहल है, क्या है, ताजमहल, उसकी आकृति और आप फोटो में जो ताजमहल रखे हैं उसकी आकृति दोनों सेम है, क्या आकार दोनों का सेम है? नहीं, ये होता है आकृति और आकार। अब समझना। और आयतन क्या होता है, घेरा गया स्थान, जगह, घेरा गया स्थान या जगह, कोई चीज कितना स्थान कवर कर लेता है, घेर लेता है, उसे क्या कहते हैं, आयतन। अब ये बताओ मार्कर ठोस है? तुम बताओ सोनी गुप्ता, ये ठोस है कि नहीं मार्कर? ठोस है ना? अच्छा चलो, इसका आकृति क्या बदल जाएगा? आज मार्कर मेरा ऐसा है, कल सुबह लेंगे तो पेन की तरह हो जाएगा, क्या इसकी आकृति बदलेगी? अच्छा, हो सकता है परसों बदल जाए, हो सकता है धूप में रख दें तो बदल जाए, आग में रख दोगे तो बदल जाएगा। भाई गर्म करने तो अलग चीज़ है ना, अवस्था परिवर्तन पे ताप का प्रभाव मैं बताया था अभी। अब देखो एकदम सिंस्टस पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं हो सकता है वो रिवाइज हो जाए आपका, मगर आप पढ़ते चलिए, लिखते चलिए। तो क्या है, इसका आकृति चेंज होगा आज, कल, परसों या कुछ दिनों बाद? अच्छा नहीं। क्या ये मार्कर आज इतना बड़ा है, कल छोटा सा हो जाएगा? हो जाएगा छोटा सा। अच्छा, परसों हो सकता है 1 साल बाद छोटा सा हो जाए, कभी नहीं होगा। यानी इसका आकृति भी नहीं बदलेगा, इसका आकार भी नहीं बदलेगा। ये मार्कर जितना जगह कवर कर रहा है, जगह मतलब जैसे देखो, सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे हवा है, इस मार्कर को उठा के यहाँ पे रख दिए, तो हवा क्या करेगा, अपने जितना हवा रहेगा उसे हटा करके वहाँ जगह ले लिया कि नहीं, ले लिया ना। अच्छा, इस मार्कर को मैं ऐसे कर दूंगा तो ज़्यादा जगह लेने लगेगा? भाई जगह तो उतना ही कवर करेगा, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, और चाहे इसे क्या करो, जिस भी तरीके से रखोगे, हवा में जितना ये जगह कवर कर रहा है हमेशा उतना ही करेगा ना, ये बदल जाएगा, हमेशा उतना ही कवर करेगा कि नहीं करेगा ना, बोलो, समझ में आ रहा है? यानी ठोस का क्या निश्चित है, आकृति निश्चित है। मतलब ये मार्कर जैसा देखने में है, मैं जैसा देखने में हूँ, आज जैसा हूँ कल भी वैसा ही रहूँगा कि कल मैं बदल जाऊँगा, जय आदर्श की तरह हो जाऊँगा, मेरा सब कुछ। हाँ ये है कि 2-4-6 महीने बाद खाना पानी मेरा बंद कर दोगे तो आकृति तो बदल ही जाएगी, आना समझ में? वो कंडीशन मत लगाइए ना, वैसे कंडीशन क्यों लगाते हैं, आया कि नहीं? अच्छा, ये टेबल बेंच जिससे बैठे हो, आज जैसा है कल चेंज हो जाएगा, परसों 2-4-10 साल बाद जंग नहीं लगेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा ना, नहीं बदलेगा। यानी ये क्या है, ठोस। क्या है, ठोस। अब समझा गया? अब ठोस आप समझ गए ना। अब ठोस की परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या, मतलब ठोस का आकार, आकृति और आयतन क्यों नियत है, क्यों नहीं बदल रहा है। अब इसे समझो। एक एग्जाम्पल ठोस का मैं ले रहा हूँ, ठोस को समझाने के लिए। जैसे मान लो आप यहाँ 4x6 का एक तख्ता है, बेड, इस पर आप सोते हैं, कितना, 4x6 का, और आप 6 भाई बहन हैं,
कितने हैं? 6 भाई बहन हैं। और वो 6 भाई बहन उसी बेड पे सोएंगे चाहे जो हो जाए। होता है, लड़ाई होती ही नहीं सोने के लिए। ऐसा अच्छे है, जगह जो है कम है, लड़ाई कर लेंगे, नहीं हम सोएंगे हम सोएंगे हम सोएंगे, तो एक बेचारा का नीचे गिर गया, कहीं नीचे नहीं सोएंगे, तो मम्मी आती कहती है मार करके कहती है सो ही नहीं। हाँ, या नानी के यहाँ जब जाते थे तब, नानी के यहाँ हम लोग जब नानी के यहाँ जाते थे अमूमन क्या होता है, जैसे गर्मियों की छुट्टी भी पड़ी हुई थी, सब लड़कों की छुट्टी होती है तो सब अपने मायके भाई औरतें भी चली जाती हैं और उनके बच्चे भी। हमारी जो मम्मी हैं 6 बहन, 6 मतलब कि हमारे पास 5 मौसियाँ। अब जब हम लोग नानी के यहाँ जाते थे, भाई नानी के यहाँ 5 लोगों के लिए इतना कहाँ, फिर 5 लोगों के सबके बच्चे बेटियाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ सोएंगे। तो होता क्या था कि रूम से तख्ता बाहर निकाल दिया जाता था। रूम से तख्ता बाहर निकाल दिया जाता था और उसी रूम में वो जालिम कहते हैं, पताल कहते हैं, बिछा देते थे। और बिछाने के बाद सबको कहते थे सो। तो जब हम लोग सोते थे तो सोचो मैं थी और हमारी बड़ी मौसी के 4, बाकी सबके 3 थी, 2 लड़के 1 लड़कियाँ सबको है। बड़ी मौसी को 3 लड़के 1 लड़की है, बाकी सबको 2 लड़के 1 लड़की। कितने हो गए? 5 3 15 1 16 लोग। अब 16 लोग एक रूम में जब सोएंगे तो क्या होगा? सब एक दूसरे से सटे रहेंगे कि नहीं? और सटे रहेंगे और जब करवट बदलना होगा तो भी दिक्कत नहीं होगा। अरे भाई छोटे से रूम में कंजेस्टेड में, वही बेड वाली बात है, 4x6 का बेड है, उसी में 10 लोग को सो जाएंगे तो क्या होगा? सोने के लिए तो सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से जो दूरी रहेगी उसके बीच में कोई खाली जगह रहेगा नहीं, कोई जगह नहीं रहेगा। हवा चलेगा मगर वो घुस नहीं पाएगा। नहीं समझे भाई? जगह रहेगा, स्पेस रहेगा तब तो। बेचारे को अगर टर्न करना है, करवट लेना है तो भी दिक्कत होगा, और अगर करवट ले भी लिया तो दूसरे के ऊपर चला गया। यानी क्या है, ठोस में जो इसके अणु या परमाणु होते हैं, ठोस के जो ध्यान सकना, ठोस ये बना दिया मालूम, वही समझिए 4x6 का क्या है बेड, और 4x6 की बेड में ऐसे उसके अणु या परमाणु एकदम क्या है, भरे पड़े हैं। थोड़ा मैं बड़ा बना दे रहा हूँ ताकि बने ना जल्दी से भर जाए। ऐसे क्लियर? यानी ये अणु या परमाणु, मैं अणु या परमाणु क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे आप लोहा लेंगे तो उसमें एक ही तरह के परमाणु होंगे लोहे के, जिसे परमाणु कहेंगे। जबकि आप लकड़ी लेंगे तो उसमें कई परमाणु हैं, यानी अणु हैं। क्या है? कई तरह के परमाणु मिलकर अणु बना हुआ है। तो देखो होता क्या है ना, ठोस के जो अणु या परमाणु होते हैं बहुत पास होते हैं, और इतने पास होते हैं कि इनके बीच जो ये स्पेस है, जिसे अंतराणविक दूरी क्या कहा जाता है, अंतराणविक दूरी या अंतराणविक अवकाश या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या कहा जाता है, अंतर। ये जो देखो ये बीच में जो जगह नहीं बचा हुआ यहाँ, ये इसे क्या बोला जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, अंतर आणविक दूरी। क्या कहते हैं? अंतर आणविक दूरी। तो ठोसों में जो ये अंतर आणविक दूरी होता है ये बहुत कम होता है, एकदम न के बराबर। यानी और एकदम वही बात है, बेड पर एकदम ठसाठस सब घुसे पड़े हैं तो क्या होगा बताओ? जब एकदम बेड में सब ठसाठस पड़े हुए हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? कोई व्यक्ति अपना हाथ निकालना चाहेगा ना तो भी नहीं निकाल पाएगा। किसी एक को कहेगा अरे थोड़ा बगल भैया हाथ में क्या करना है, निकालना है। अच्छा ये बताओ, क्या एकदम ठसाठस बेड में पड़े हो तो तुम मर जाओगे क्या? नहीं। हिल डुल नहीं पाओगे क्या? थोड़ा बहुत हिल डुल लोगे ना, सर और इधर उधर तो कर ही लोगे। मतलब जो ठोस के अणु या परमाणु हैं इतने भयंकर पास में है ना कि बेचारे अपनी ही जगह पे हैं, अपना जगह नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर उधर जाना चाह रहे हैं तो अगला वाला कह रहा है कि इधर
इधर जाना चाह रहे हैं तो पीछे से वो चिल्ला रहा है किधर, बेड पे, इधर गए तो करा किधर, इधर गए तो किधर। तो बेचारा क्या करता है, अपनी ही जगह पे क्या हुआ एकदम बड़ा है, बगल में सब एकदम से दबा करके क्या किए रखे हुए हैं। हाँ, मगर वो क्या कर रहा है, कंपन करता है। क्या करता है, कंपन। मतलब जो परमाणु है ना, वो परमाणु अपनी जगह पर वाइब्रेट करता रहता है। वाइब्रेट मतलब क्या हो, जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ अपनी जगह से हटेगा नहीं, इधर और इधर नहीं हो पा रहा है, मगर अपनी जगह पे ऐसे ऐसे क्या करेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। तो ऐसे ठोस के जो अणु होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी जगह पे, ऐसे कंपन करते रहते हैं, परंतु अपना स्थान नहीं छोड़ पाते, अपना स्थान नहीं छोड़ पाते हैं। ठीक, तो अब ठोस का आकार, आकृति और आयतन क्यों निश्चित है? पहला, क्योंकि ठोस के अणु या परमाणु बहुत पास पास हैं, जिसके कारण उनके बीच बहुत प्रबल आकर्षण बल लगता है। इस आकर्षण बल के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि जो अंतर आणविक दूरी या अवकाश है वो बहुत कम है, जगह ही नहीं है जाने का, तो वो जाएंगे कैसे? इसी वजह से इनका आकार, आकृति और आयतन क्या है, निश्चित है। यानी इसके पास जगह ही नहीं है ना, नहीं इधर जाने का, नहीं इधर जाने का, नहीं इधर जाने का, तो जा ही नहीं पाएगा। और जब नहीं जा पाएगा तो उसका आकृति कभी बदलेगा ही नहीं, आकार ही नहीं बदलेगा। जैसे बैलून है, बैलून में अब आ जाओ, बैलून को जब तुम दबाते हो तो बेचारा इधर इधर से दबाओगे तो इधर और मेरी तरफ फैल जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसे जगह मिला। क्या मिला? जगह मिला। मगर ऐसे चार लोग मिल करके, दो इधर से, दो इधर, दो नीचे से ऐसे समान दबाओगे तो बैलून को जगह मिलेगा नहीं, तो यानी उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आया ना समझ? ठीक, अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? और अगर बैलून को मैं क्या बोला, आकृति में परिवर्तन नहीं होगा बैलून के, यानी बैलून जैसा है वैसा ही रहेगा, मगर आकार छोटा हो जाएगा, चारों तरफ से दबा दोगे छोटा नहीं हो जाएगा। बोलो, आया नहीं समझ में? तो कई चीजें होती है आकार आकृति का। ठोस का समझना, ठोस का आकार, आकृति और आयतन क्यों निश्चित है? पहला बताओगे, कहोगे कि ठोस के अणु या परमाणु बहुत पास पास हैं और इनके बीच अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है कि एक अणु या परमाणु अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जा पाता है, और जब नहीं जा पाएगा तो उसका आकृति क्या हो गया, निश्चित। आकार क्यों निश्चित होता है? क्योंकि इसके बीच अंतर आणविक अवकाश नहीं है कि दबाने पर दब जाएगा, जगह ही नहीं है दबने का, इस वजह से इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्यों निश्चित होता है? अंतर आणविक बल इतना बांध करके रख रहा है कि ये बेचारा न तो फैल पा रहा है न तो सिकुड़ पा रहा है, जिस वजह से इसका आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है। समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल आप लेंगे, मैं कल बताया था कि ठोस का एग्जाम्पल क्या था, नवजात शिशु जो नए नए बच्चे हुए हैं, वो बेचारा क्या रहेगा, एक जगह पे कहाँ करेगा, अपना जगह खुद से छोड़ लेगा क्या? वो नहीं, अगर छोड़ दोगे तो अपनी जगह पे हाथ पैर तो फेंकेगा, मतलब वाइब्रेशन तो करेगा, मगर अपनी जगह को छोड़ नहीं पाएगा। मगर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब चार पैर से चलना चालू करेगा, जैसे गाँव में बेकाएँ क्या कहते हैं ना, वो चलते हैं, तो ऐसे कंडीशन क्या होगा, लड़का बाहर चला जाएगा घर के, नहीं घर के अंदर ही, वो द्रव वाली अवस्था है। मतलब क्या होगा, आकार बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगा, परंतु आयतन नहीं बदलेगा, उसी के अंदर रहेगा, घर के अंदर रहेगा। और जब आप लोग तरह बड़े हो जाएंगे तब कभी मामा के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ, कभी स्कूल, कभी कोचिंग, कभी कहीं, तो गैस अवस्था में है, न तो आकार निश्चित, न तो आकृति निश्चित, न तो आयतन निश्चित। तो ठोस अवस्था क्लियर हो गया, समझ आ गया नहीं? ठोस अवस्था क्लियर। अब आ जाओ किसकी अवस्था में, द्रव। तो द्रव का क्या है, द्रव का क्या है भाई, द्रव में आप देखेंगे फिर तीन करेंगे, इसका क्या क्लियर हुआ, आकार निश्चित ठोस का, आयतन निश्चित, आकृति निश्चित, ये सब निश्चित है, फिक्स है। और द्रव में आओगे जब तीन पे विचार करोगे, तीन ये बहुत जरूरी है, आकार, फिर क्या है आकृति, और एक इधर लेंगे क्या है आयतन। तो द्रव में क्या हुआ, तो ट्रिपल ए आप देख रहे हैं, ट्रिपल ए हमेशा तीन है याद रखना, तीन है बस, खुद ही समझा ले जाओगे। अब द्रव में क्या होता है कि उसके अणु जो है, जैसे ठोस में, अब ठोस मतलब जैसे कि मान लीजिए 4x6 का क्या था, बेड था, 4x6 का बेड था, उसमें खूब 6-7 लोग एकदम सोए पड़े थे, तो क्या था, ठोस था। मगर नानी आई डंडा लेकर के
क्योंकि धंधा नहीं, हमारी नानी कहती थी धंधा लेकर के आई, और जो बड़े लोग थे उन्हें मार करके कहाँ उतार दिए, नीचे उतार दिए। तो अब बेड पे 4/6 पे कितने लोग बचे, 3 लोग। अब जो 3 लोग बचे हैं वो आराम से बेड पे दाएं बाएं तो कर लेंगे, क्या बेड के नीचे गिर जाएंगे? पूरे बेड पर जहाँ चाहेंगे वहाँ सोएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे सोएंगे, मगर बेड के नीचे तो जाएंगे नहीं। मतलब अब बेड पर कोई इधर सो गया, तो समझो 3 लोग हैं, कभी इधर सोया, कभी इधर सोया, कभी इधर सोया। अगले दिन क्या हो गया, इधर सोया उधर सोया, चेंज हो गया, आकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी भाई। और यानी चलो ऐसे नहीं, ऐसे यानी क्या हुआ, ऐसे। अब ठोस में क्या है, अणु या परमाणु के बीच में तो दूरी है, ठीक है, इतनी दूरी है कि इनमें बीच बल लग रहा है, यानी ये छोड़ करके बाहर नहीं जा पाएंगे, परंतु अंदर ही ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। मतलब अंदर इतना जगह है ना, देखो ना जगह है नहीं चलने के लिए। यानी द्रव के अणुओं के बीच में क्या होता है, अंतरावकाश थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने के कारण जो द्रव के अणु होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या मिल जाता है, जगह मिल जाता है। जब इधर से कोई दिक्कत होता है, जैसे बेड में मैं बोला 3 लोग हैं, इधर से कोई हाँ मुँह करा तो उधर चला गया, है कि नहीं, उधर से कोई किया तो इधर चला गया, मगर रहेगा कहाँ, बेड पर ही, बेड के नीचे वो नहीं जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में द्रव का देखा जाए तो आकार निश्चित नहीं है, आकृति भी निश्चित नहीं है, परंतु वो बेड के नीचे तो जाएगा नहीं, यानी आयतन क्या है, निश्चित। आकार क्यों नहीं निश्चित है, क्यों नहीं द्रव का आकार निश्चित है, कौन बताएगा? हाँ, समझाओ एग्जाम्पल देकर के। जैसे देखो, अब आकार की बात हुई, जैसे मान लो मेरे पास ग्लास है, आकार, आकृति और आयतन। पहले आकृति को हम लोग फोकस करें। आकृति का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो इस पानी को अगर हम लोग ग्लास में रखेंगे तो उस पानी का आकार ग्लास जैसा हो जाएगा। लोटे में रखोगे तो किसकी तरह हो जाएगा, लोटे के जैसा हो जाएगा पानी का आकार। घड़े में रखोगे तो घड़े जैसा पानी हो जाएगा। बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी जैसा हो जाएगा ना। जमीन पे फैला दोगे तो जमीन जैसा हो जाएगा। तो आकृति किसका कहाँ नहीं है, बाल्टी में बाल्टी जैसा है। क्यों फैल जा रहा है, क्योंकि इसके बीच क्या है, जगह है। जगह है तो चलने के लिए इसे जगह मिल जा रहा है, तो जैसा चाह रहा वैसा हो जा रहा है। आकृति, आकार में क्या होगा, आकार का मतलब क्या होगा, जैसे लोटा है ना, लोटे में रखोगे तो यानी उसका आकार क्या रहेगा, जैसे मान लो जैसे ये लोटा हो गया, मेरे पास 5 लीटर पानी है, ये क्या है, लोटा हो गया, इसमें पानी पूरा 5 लीटर डाल दिया। अब मैं उसी पानी को बहुत बड़े से नली में, पाइप में डालूंगा, तो अगर पतली पाइप रहेगा तो बहुत लंबे भाग में जाएगा कि नहीं। तो किसका आकार बड़ा है, किसका किसका, पाइप का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी द्रव का न तो आकृति निश्चित है और न तो आकार निश्चित है। आया नहीं समझ में, आ रहा है ना, बोलो, नहीं आ रहा है। और आयतन निश्चित है। क्यों निश्चित है, क्योंकि उसे बेड पर ही रहना है। 5 लीटर आप दूध लिए, आयतन समझो, 5 लीटर दूध लिए, आज बाल्टी में रख दिए, तो क्या कल सुबह 7 लीटर हो जाएगा, या 2 लीटर हो जाएगा, या 4 लीटर हो जाएगा? नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ ये है कि अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो भाई दूध में मतलब पानी रखोगे तो वाष्पन होता रहता है, कम हो जाएगा। वाष्पन वगैरह अगर न हो तो ऐसे कंडीशन जितना है मात्रा उतना ही रहेगा, वो तो होगा नहीं। इसलिए ठोस का क्या होता है, आकार और आकृति तो निश्चित नहीं होती है, परंतु आयतन क्या होती है, निश्चित होती है। अब परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या करना है, तो कैसे बताओगे, कहोगे कि जो द्रव के अणु या परमाणु होते हैं वो ठोस के अणु या परमाणु की तुलना में थोड़े अधिक दूरी पर होते हैं, थोड़े इसकी तुलना में थोड़े अधिक दूरी पर होते हैं, जिसके कारण इनके बीच अंतर आणविक दूरी या अंतरावकाश ज़्यादा होता है। और इस अवकाश ज़्यादा होने के कारण अणु या परमाणुओं को चलने के लिए जगह मिल जाता है। और जब उन्हें चलने के लिए जगह मिलेगा, कभी यहाँ रहेंगे, कभी वहाँ, कभी वहाँ, तो इनका आकार और आकृति बढ़ता चला जाएगा। परंतु
और ये स्थान छोड़ करके बाहर नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, इसी वजह से इनका आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है। अब समझो फिर आ गया कहानी क्या, वो लड़के की बचपन वाली बात में बोला, जैसे नवजात शिशु है, बेचारा पेट में ऐसे पड़ा हुआ है, वाइब्रेशन कर रहा है, अपना जगह नहीं छोड़ पा रहा, ये ठोस है। अब वो लड़का थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब भाई मम्मी, जब छोटा बच्चा रहता है तो मम्मी और बच्चे के बीच में प्रबल आकर्षण बढ़ रहता है। जहाँ वो थोड़ा सा क्या किया, मम्मी दौड़ती दौड़ती गई, बोली अरे बेटा क्या हुआ, दूध पीना है तुरंत, मतलब नहीं समझे बात को। जैसे मान लो किसी माँ को 2 बेटे हैं, एक बेटा 3-4 साल का, एक छोटा नवजात शिशु हुआ है, तो माँ का अट्रैक्शन किसके साथ ज़्यादा होगा, छोटे वाले के साथ ज़्यादा होगा। और बड़ा वाला जो 3-4 साल का रहेगा वो माँ के आसपास कभी रहेगा, कभी दादी के पास जाएगा, कभी पापा के पास जाएगा, सबके पास जाएगा, मगर छोटा वाला सिर्फ माँ के पास रहेगा, नवजात शिशु। क्यों? क्योंकि वही बात है, अणु या परमाणु के हिसाब से समझना है इस चीज़ को, कि अपनी जगह को छोड़ ही नहीं पाएगा। और जबकि वही 3-4 साल वाला लड़का पूरे घर में कभी यहाँ घूमेगा, कभी वहाँ घूमेगा, हर जगह घूमेगा। ठीक है, अब समझा? बोलो, तो क्या ये वाला हमेशा ऐसा ही रहेगा? ये वाला वहाँ जाएगा कि नहीं? छोटा वाला कैसे जाएगा? जब उसे दूध पिलाएंगे, कुछ देर से मालिश करेंगे, बाहर से एनर्जी देंगे, बाहर से क्या देंगे, एनर्जी देंगे, तो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। एक समय ये भी यहाँ आ जाएगा, फिर हो सकता है छोटा वाला नवजात शिशु हो और यहाँ वाला क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, गैस अवस्था में चला जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं? बोलो, क्लियर? चलो, अब इसी एनर्जी देने की जो मैं बात कर रहा हूँ, एनर्जी मतलब क्या करो, गर्म करो, ठोस को क्या करोगे, गर्म करोगे, जो कल मैं बता रहा था। तो ठोस को जब आप गर्म करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? गर्म करने का मतलब वही सब सोए हुए थे, कह रहे थे नहीं हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, और नानी डंडी लेकर के गई और मारी फटाफट। और डंडी मतलब ऊर्जा, जब ऊर्जा देंगे तो सब उछल के भागेंगे कि नहीं, और नहीं भागने का जगह मिलेगा तो कहेंगे ना क्या है, थोड़ा सा घूमेंगे, यानी अणुओं के बीच की दूरी अपने आप तब क्या हो जाएगी, बढ़नी चालू हो जाएगी। यानी जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं उसके अणु या परमाणु उस सुषमा को लेकर के अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और जो बेचारा पहले ऐसे 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 कर रहा था ना, अब और तेज ऐसे करेगा, और तेज ऐसे ऐसे करेगा तो बगल वाला भी ऐसे ऐसे करेगा तेजी से, तो उनके बीच में जगह बन जाएगा। जैसे गाड़ी भरते हैं बारात में गाड़ी कैसे भरते हैं, ठूस ठूस के भरेंगे, ठूस ठूस। एक लगा अरे भैया मेरा जान चला जाएगा, लेकिन समझाते हैं अरे गड़िया चले इधर, अब हाँ गड़िया जब चले ना तो जगह हो जाए। जगह होने का मतलब क्या हुआ, जब गाड़ी चलेगी एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सब अपने आप जगह अपने आप बना लेंगे, कहेंगे हाँ अब बढ़िया। टेम्पो वगैरह में ऐसे भरते हैं कि नहीं? तो ये हो गई बाहर की एनर्जी। जब आप देंगे तो एनर्जी को लेकर के वो वाइब्रेट करेगा तो अपने आसपास को हिलाएगा, तो अपने आप जगह बनता चला जाएगा। और गर्म करेंगे और तेजी से वाइब्रेट करेगा, और अगल बगल वाले ऐसे ऐसे हो जाएंगे, जगह बन जाएगा। हाँ, ऐसे गर्म करते जाएंगे, उसका वाइब्रेशन कंपन बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन इतना कंपन बढ़ जाएगा ना कि इससे कोई संपर्क नहीं रहेगा, तो वो द्रव अवस्था, कौन सी अवस्था हो गई? और गर्म करोगे और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, भगा जाएगा, कौन सी अवस्था हो जाएगी? गैस अवस्था हो जाएगी। अब समझा? चलो, यानी अगर द्रव के अंदर आणविक मॉडल के आधार पर व्याख्या करना है, क्या कहोगे कि द्रव के अणु या परमाणु कोषों की तुलना में थोड़े से अधिक दूरी पर होते हैं, जिसके कारण इनके बीच उतना प्रबल आकर्षण बल कार्य, अंतराणविक बल उतना कार्य नहीं करता है। ठीक है, और इनके बीच अंतरावकाश भी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से इसके अणु या परमाणु अंतरावकाश में घूमते तो रहते हैं, परंतु उसे छोड़ करके बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिस वजह से इसकी आकार और आकृति तो निश्चित नहीं है, परंतु आयतन क्या है, निश्चित है। समझ में आ गया? अब किसकी बारी है? गैस अवस्था की। किसकी है? गैस अवस्था की। कहाँ बनाए? तो हम लोग द्रव में क्या सीखे? द्रव में क्या सीखे? आकार इसका निश्चित है? नहीं। आकृति इसका निश्चित है? नहीं। आयतन इसका निश्चित है? अब किसकी बारी है? गैस की। तो गैस में देख लो, गैस के अणु या परमाणु बहुत दूर होते हैं, इतने अधिक दूरी पर होते हैं कि इनके बीच कोई बल कार्य नहीं करता है,
मनमानी ये घूमते, कोई बल ही नहीं कार्य करता। इस अर्थ का इस अर्थ, इसमें तो थोड़ा बहुत बल कार्य कर रहा था, इतना कार्य कर रहा था कि चलो तुम यहाँ से वहाँ जाओगे परंतु बाहर नहीं जाने देगा। इसमें तो एकदम बांध करके रखा हुआ था, हिलने तक नहीं दे रहा था बेचारा, ऐसे बस हिल रहा था। और इसमें एकदम छोड़ दिया, किसी से कोई मतलब नहीं है। और जब कोई मतलब नहीं है तो जब चाहेगा तो यहाँ रहेगा, जब चाहेगा इसके बाहर चला जाएगा। यानी गैस के अणु बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण इनके बीच अंतर आणविक बल का मान क्या होता है, शून्य या नगण्य होता है, जिसके कारण ये उस पात्र जिसमें भरे जाते हैं उसे छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। इस वजह से इनका न तो आकार स्थिति है, न तो आयतन निश्चित है, और न ही आकार आकृति आयतन तीनों कोई निश्चित नहीं। हो गया अंतर परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या समझ में आया कि नहीं? अब यही आपको क्या करना है, लिख लेना है। यानी हेडिंग एक है ना, ठोस द्रव तथा गैस की अंतर परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या, तो कर लीजिए। प्लाज्मा अच्छा क्या होता है थोड़ा समझ। प्लाज्मा, प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिस पर उस पदार्थ व द्रव भी हो, ठोस द्रव और गैस आयनिक अवस्थाएं होंगी। किस अवस्था में? आयनिक मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आप लोहा ले लीजिए, क्या ले लीजिए, लोहा ठोस है, गर्म करते गए क्या हो गया, पिघल गया द्रव, और गर्म कर दिए क्या हो गया, गैस। मगर लोहे का परमाणु ही रहेगा ना, क्या रहेगा, लोहे का परमाणु ही रहेगा। और गर्म कर देंगे तो लोहे के परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चला जाएगा, बाहर। उसी अवस्था को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा अवस्था। क्या कहा होगा, एक ऐसी गैसीय अवस्था, ध्यान देना, ध्यान समझे। प्लाज्मा का मतलब क्या होगा, प्लाज्मा का मतलब होगा कि गैस तो है, गैस देखो गैस अवस्था में है, मगर उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है तब उसे गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस। और इतना गर्म कर दिए कि परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन भी निकल के कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो इसे प्लाज्मा। ऐसी गैसीय अवस्था जो आयनिक हो, जो कि क्या हो, आयनिक हो। आयन मतलब इलेक्ट्रॉन, पता है ना परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, पता है कि नहीं है? अभी ये भी शायद नहीं पता है, अभी तुम लोग को बताया जाएगा। परमाणु के अंदर एक छोटा सा कण होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब उसे और गर्म कर देते हैं ना तो छोटा वाला कण भी परमाणु से निकल करके कहाँ चला जाता है, बाहर। तो उसी को क्या कहा जाता है, आयनिक अवस्था। क्या कहा जाता है, आयनिक। तो ऐसी गैसीय अवस्था जिस जो आयन के फॉर्म में पाई जाती है उसी को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। ये बहुत उच्च ताप पर पाया जाता है। जैसे सूर्य में चले जाओगे कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था। इतना हाई टेम्परेचर है कि वहाँ गैसों के परमाणु में से भी इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चला गया है, बाहर चला गया है। यानी ये बहुत हाई टेम्परेचर पे मिलता है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये बहुत छोटे टेम्परेचर पे मिलता है, मतलब ये बहुत उच्च तापमान पे मिलता है, ये बहुत ही निम्न तापमान -270 -220 इतने डिग्री सेंटीग्रेड, इतने छोटे तापमान की अवस्था मिलता है। यानी क्या किया गया, पदार्थों को एकदम ठंडा किया गया है। एकदम ठंडा करते करते ठंडा करते जाओ, ठंडा करते जाओ, और एक तरफ गर्म करते चले जाओ, गर्म करते चले जाओ। तो जब गर्म करते चले जाओगे तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से प्लाज्मा, और आगे स्टेज है। मगर ठंडा करते चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, गैस से द्रव, द्रव से गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ठोस से और ठंडा करते जाइए, अणु और पास होते 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 समझ रहे हैं, एकदम पास हो जाएंगे। लास्ट में कौन सी अवस्था मिलती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में प्राप्त हो जाती है, जो कि बहुत ही निम्न तापमान, बहुत ही लोवेस्ट टेम्परेचर पे प्राप्त होता है। क्या आपको पता है कि प्रकृति का जो तापमान है वो मैक्सिमम कितना कम हो सकता है, -273, इससे कम संभव नहीं। अभी तक जो सबसे मिनिमम तापमान ये लैब में पाए हैं -271 या 72 पाए, -273 नहीं पाए, क्योंकि इतना कम तापमान पे जो ठंडा करने वाला होता है वो खुद ही ठंडा हो जाता है। नहीं समझे, जैसे फ्रीज है तुम्हारा ठंडा करता है तो कितना रखता होगा, और बड़े बड़े जो फ्रीजर होते हैं और ठंडा करते हैं, और ठंडा करने वाला लाइन ऐसे करते करते बहुत अभी तक ठंडा करके हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, 270, 71 या 72 पहुँचे हैं, 273 अभी पहुँच ही नहीं पाए हैं। -273 अभी कोई पहुँच नहीं पाया है। वो हमारे प्रकृति का सबसे न्यूनतम संभव ताप क्या है, प्रकृति का सबसे न्यूनतम संभव ताप क्या है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है, प्रकृति का, नेचर का अब तक का सबसे कम तापमान जो संभव है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसे 0 केल्विन क्या कहा जाता है, इसे याद कर लीजिए। इससे कम तापमान संभव नहीं है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, एक ऐसी अवस्था जो कि बहुत छोटे या बहुत कम तापमान या बहुत ही
छोटे तापमान पर प्राप्त होता है, जो कि मान के चलो 270, 268 माइनस में इन्हीं सब डिग्री सेंटीग्रेड को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और प्लाज्मा कब मिलता है, प्लाज्मा कब मिलता है, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो। जब टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, मतलब जैसे सूर्य पर है 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, 12 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने हाई टेम्परेचर में कौन सी अवस्था मिलती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था और गैस अवस्था में क्या अंतर है, गैस अवस्था में अणु गैस के फॉर्म में रहते हैं, मगर उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। और प्लाज्मा अवस्था में क्या रहता है, गैस के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, यानी गैसों की आयनित अवस्था, गैसों की आयनित अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। और जब वो परमाणु से इलेक्ट्रॉन न निकले, बस गैस फॉर्म में रहे, तो क्या पढ़ते हो, गैस होता है। ठीक है, समझ आ गया। सोनी कुछ समझ में आया कि नहीं तुमको, तुम्हें दिया क्या समझ में आया। अच्छा मैं बोलूँ, चलो बताओ, ठोस की परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या करो तो क्या बताओगे ठोस में। इसमें पूछो आकार, आकृति और आयतन क्यों निश्चित होता है, मैंने बताया क्यों निश्चित होता है, बताया ना अभी। अब तुम बताओ कि यह क्या क्यों निश्चित होता है ठोस का। कौन वो, मतलब कौन, ठोस अवस्था में वो बोली हो, वो कौन है, परमाणु। क्या है, क्योंकि ठोस अवस्था के अणु या परमाणु एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच अंतराणविक दूरी बहुत कम है, एकदम है ही नहीं। और एक अणु दूसरे अणु के बीच में आकर्षण बल क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अपना स्थान नहीं छोड़ पाते हैं, एक जगह दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। इस वजह से ठोस का आकार, आकृति और आयतन तीनों क्या है, निश्चित है। द्रव का बताओ, पढ़े तुम समझा, क्या नाम है आपका, आकृति पांडे। चलो बताओ, इसका समझाओ। इसके अंदर ठोस की अपेक्षा से इसके अंदर आणविक बल थोड़ा अधिक होते हैं। बल अधिक नहीं रहेगा, बल कम हो जाएगा। अंतर आणविक अवकाश या दूरी अधिक, हाँ ये ज़्यादा होता है, और बल का मान क्या रहता है, कम। हाँ तब ये मतलब जा सकते हैं, वहीं भी स्थान पे रहते, लेकिन कहीं और नहीं। अरे जब स्थान पर रहेंगे कहीं नहीं और जा पाएंगे तब तो ठोस हो जाएगा। यानी इनके बीच अंतरावकाश क्या है, थोड़ा सा ठोसों की तुलना में ज़्यादा है, गैसों की तुलना में कम है। इतना अंतरावकाश है कि जो इसका अणु या परमाणु वो क्या कर सकता है, बताओ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी अपना स्थान तो क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, परंतु उस द्रव से निकल के बाहर नहीं जा सकता है। क्यों, इसी वजह से इनका आकार और आकृति तो निश्चित नहीं है, परंतु आयतन क्या है, निश्चित है। अब समझा कि नहीं। और गैस में क्या है, इसके अणु या परमाणु इतनी अधिक दूरी पर है कि इनके बीच कोई आकर्षण बल ही कार्य नहीं करता है, और नहीं कार्य करेगा तो भाई जहाँ चाहेगा वहाँ चलता चला जाएगा, और जहाँ चाहेगा वहाँ चलता चला जाएगा, न तो इसका आकार निश्चित होगा, न तो आकृति निश्चित होगा, और न ही आयतन निश्चित होगा। समझ में आ गया, बोलो। पहले ये फिगर बनाओ, इतना बोर्ड बनाया है ना, ये बनाओ, यहाँ लिख लेना, ये क्या है, प्रकृति का सबसे न्यूनतम संभव ताप। ये क्या है, प्रकृति का सबसे न्यूनतम संभव ताप। ये पूरा बनाइए आप, ये पूरा करिए, फिर सबके बारे में लिख पाते हैं वन बाय वन। जो मैं बोला हूँ उसे क्या करना, राइट करा देना, पहले ये फिगर बनाओ, क्योंकि ये फिगर देखोगे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा।